आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। अगर कोई पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उस मोशन की स्टडी को हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। काइन मतलब होता है मोशन, मैटिक्स आप समझते ही हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्टरी ही रखेंगे, जिसमें हम फेमिलियर होंगे इन सब टर्म्स के साथ, क्या क्या ये चीज़ें हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अब दो टाइप की आपको देखने को मिलेगी, एक होगी एवरेज वेलोसिटी, दूसरी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली स्पीड पे भी हम आएंगे तो उसमें भी आपको एक एवरेज स्पीड नाम का टर्म आएगा, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी टर्म आएगा, और फिर थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म आता है पोजीशन और पोजीशन वेक्टर। तो इस ध्यान दीजिए, इस फिगर में ये आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई दिया हुआ है, ओ इसका ओरिजिन मान लेते हैं। ये वाली एक्सिस जो ब्लू कलर से आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही है दैट इज एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल दिख रही है दैट इज वाई एक्सिस। आपको कोई पॉइंट पी दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हैं। तो जो कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कि पॉइंट पी का पोजीशन है, राइट। तो पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी इज एक्स कॉमा वाई। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हीं को पोजीशन बोला जाता है। दूसरा टर्म आता है पोजीशन वेक्टर, जो कि मैंने आपको शायद वेक्टर टॉपिक में भी बताया था। पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं बल्कि इस पॉइंट पी को एक एरो से ज्वाइन कर दिया हमने ओरिजिन से, तो ओ बन जाता है आपका टेल, पी बन जाएगा आपका हेड, और इस वेक्टर को ही बोलेंगे इस पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ P is represented by OP, वेक्टर OP। ठीक है, दिस वेक्टर OP इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और वेक्टर OP को आप कैसे लिखेंगे, ये आप वेक्टर टॉपिक में ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर P के कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई दिए हैं, टेल से लेके हेड तक पहुंचना है, O से P तक पहुंचना है, तो आप x के अलॉन्ग x यूनिट्स चलेंगे और y के अलॉन्ग y यूनिट्स चलेंगे। तो OP को आप लिखेंगे x i कैप प्लस y j कैप। ठीक है, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी जो हमने लिखी हुई है। इफ अ पॉइंट P हैज कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई, अगर P के कोऑर्डिनेट्स आपको x कॉमा वाई दिए हुए हैं, देन द पोजीशन ऑफ P इज डिनोटेड बाई एक्स वाई, राइट। ये हमने यहाँ ऑलरेडी देख लिया, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उन्हीं को उसका पोजीशन बोला जाता है। और वेक्टर ज्वाइनिंग द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस टू द पॉइंट P इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। जिस वेक्टर से हमने ओरिजिन को मिला दिया पॉइंट P से, उसी एरो या उसी वेक्टर को हम उसका पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब मैं पॉइंट बोल रहा हूँ इसका मतलब एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल उस पॉइंट P पे बैठा हुआ है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई दिए हुए हैं। तो आपने दो टर्म देख लिया, एक पोजीशन और दूसरा पोजीशन वेक्टर। अब आगे क्या होता है कि सपोज करो इनिशियली वो पार्टिकल पहले ए पॉइंट पे था, कुछ ऐसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। अगेन कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने सेम ले ली है, एक्स और वाई। हॉरिजॉन्टल वाली एक्स है, वर्टिकल वाली वाई है, ओ आपका ओरिजिन है। तो इनिशियली आपका पार्टिकल ए पॉइंट पे बैठा हुआ था, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद क्या वो पहुंच जाता है बी पे, ठीक है। पहले ए पे था फिर बी पे आ जाता है। तो आप ये जानते हो कि जब ए पे था तो मैंने उसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर से शो किया है यहाँ पे, ठीक है। ये एरो मैंने ओरिजिन से लेके उसके पोजीशन ए तक बना दी, तो वो r1 वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर इनिशियली हो जाएगा। फिर फाइनली वो जब बी पे पहुँचता है तो उसको मैंने r2 वेक्टर से दिखाया है यहाँ पे। ओरिजिन ओ से लेके बी तक एक एरो रख दिया एंड दैट इज r2। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये आपका r1 कैप है, r1 वेक्टर। और फाइनल पोजीशन वेक्टर जो है, फाइनल पोजीशन वेक्टर है आपका r2 वेक्टर,
ठीक है। तो जब भी ऐसा कभी होगा कि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर चेंज होगा तो हम बोलेंगे पार्टिकल ने मोशन परफॉर्म किया। ठीक है, यही डेफिनेशन है मोशन की। इफ़ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस, अगर पोजीशन वेक्टर चेंज होता है, जैसा कि इस केस में r1 वेक्टर से r2 वेक्टर में चेंज हो रहा है, देन द पार्टिकल इज सेड टू हैव परफॉर्म मोशन। उसका मतलब उसने मोशन परफॉर्म किया है। अब इसमें एक चीज़ ये देख लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर कितना चेंज हुआ। वो कैसे निकालेंगे आप? चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और इसको हम निकाल सकते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये आपका आ गया चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या इसका मतलब आगे हम देखेंगे। ठीक है, इस स्लाइड को इग्नोर कर दीजिए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। पहला टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट, इंपॉर्टेंट टर्म है ये डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर होता है, पहली बात। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने ऊपर निकाला चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या था? चेंज इन पोजीशन वेक्टर कब? जब पार्टिकल पहले ए पॉइंट पे था, मूव करके बी पॉइंट पे चला गया। पहले पोजीशन वेक्टर r1 शो हो रहा है, बाद में पोजीशन वेक्टर r2 शो हो रहा है। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है डेल्टा आर से। डेल्टा आर एक वेक्टर टर्म है, इसलिए इसके ऊपर एरो बना हुआ है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, ये तो उसकी डेफिनेशन है। अब समझते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए, पार्टिकल ए पे था पहले, फिर फाइनली बी पे चला गया। अब कैसे गया? सपोज करिए ए से डी होते हुए बी पे पहुंचता है, या कुछ यूं ई होते हुए पहुंचता है। क्या चीज़ नहीं चेंज हो रही है? इनिशियल पोजीशन ए नहीं चेंज हो रहा है, फाइनल पोजीशन नहीं चेंज हो रहा। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, राइट? उस पर तो फर्क नहीं पड़ा वो डी होते हुए जा रहा है कि ई होते हुए जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है दैट डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, राइट? डज नॉट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने आपको बता दिया। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट सेम फॉर ए डी बी एंड ए ई बी। ठीक है, एंड इसको कॉमा करिए ए ई बी या ए सी बी। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता किस रास्ते से जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा। वो क्या होगा? वो r2 माइनस r1 होगा वेक्टर। तो ये डिपेंड नहीं करता कि पाथ कौन सा ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आता है इस ट्रायंगल में, आप देखो इसको अगर O मान लूँ, फ्रॉम ओ ए बी ट्रायंगल अगर आप ले लो, ये वाला ट्रायंगल अगर आप ले लो, तो R2 इज OB आपका वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है R2 वेक्टर से, और OA वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है R1 वेक्टर से। ठीक है, तो R2 माइनस R1 वेक्टर क्या होगा? वेक्टर से पढ़ चुके ऑलरेडी। R2 माइनस R1 वेक्टर क्या हो जाएगा? दैट इज वेक्टर AB, और इसको हम लोग डेल्टा R से डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर AB। ठीक है, वेक्टर AB जो है, या ACB कह लीजिए, जो कि स्ट्रेट लाइन है,
वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। हेंस इसका मतलब अब दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगी, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट, या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम एक स्ट्रेट लाइन ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ए और बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो वही स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमने देख लिया। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 आपके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो पहले कह रहा है कि राइट इट्स पोजीशन वेक्टर। कैसे करेंगे आप? ये तो बहुत ही सिंपल है। कुछ यूं आप कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लीजिए, ये आप P मानो 1, 2, 3, दिस इज योर O। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ P OP से रिप्रेजेंट होगा। इसको आप कैसे लिखेंगे? x के अलॉन्ग कितना चलेंगे? 1 i कैप प्लस y के अलॉन्ग 2 j कैप प्लस z के अलॉन्ग 3 k कैप। तो ये तो सिंपल सा आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, उसमें समझते हैं। इट्स पोजीशन वेक्टर आफ्टर इट हैज़ अंडरगॉन अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ। अब आपको कह रहा है कि इतना डिस्प्लेसमेंट उसने किया तो फाइनली पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता है। अच्छा, इनिशियली पोजीशन वेक्टर आपको पता है, जिसको हम R1 से बोलते हैं, जो यही दिया हुआ है इनिशियली इसका 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है डेल्टा R, वो कितना दिया है? 1 i कैप माइनस 5 j कैप माइनस 3 k कैप, ठीक है। ये चीज़ें आपको दी हुई, इनिशियली पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 दिए हैं, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1 आ जाएगा आपका 1i प्लस 2j प्लस 3k। फिर आपको क्वेश्चन में देता है कि ये डिस्प्लेसमेंट अंडरगॉन करता है इतने यूनिट्स का, 1i माइनस 5j माइनस 3k। तो आपको R2 वेक्टर या फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। आपको पता है कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा R वेक्टर। इसी फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, तो R2 वेक्टर आ जाएगा आपका R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर, ठीक है। इसको आप फर्दर लिख सकते हैं। क्या R1 वेक्टर कितना है? 1i प्लस 2j प्लस 3k प्लस, इसमें नीचे ही लिख दे रहा हूँ ताकि आपको एडिशन करने में आसानी हो, 1i माइनस 5j, सॉरी दिस इज माइनस नॉट प्लस, माइनस 3k। इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2i माइनस 3j प्लस 0k। तो R2 वेक्टर आपका बन जाएगा 2i माइनस 3j एंड दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। ये था डिस्प्लेसमेंट की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस पे चलते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, अभी आपने जाना कि दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रही थी स्ट्रेट लाइन से जो रिप्रेजेंट हो रहा था, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, वो मिस हो गया, चलिए उसको भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्योंकि R2 फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो हमेशा AB वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। तो AB का मतलब है A से B की तरफ, तो ये चीज़ एक लिख लीजिए।
डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट is along AB vector, that is from A towards B। ठीक है, अब चलते हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो डिस्टेंस किसे बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं कि जिस पाथ से आप चल रहे हैं उसी की लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आप A से D होते हुए भी जा रहे हैं, या A से E होते हुए भी जा रहे हैं, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A से C होते हुए भी जा रहे हैं। जिस रास्ते पे भी आप जाएंगे उस रास्ते की लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। सो द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट इज स्केलर। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है L से। ये होता है लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। सो ये हर रास्ते के लिए अलग होगा। ठीक है, सपोज करिए ये E वाला रास्ता आपका फर्स्ट है, D वाला रास्ता आपका सेकंड है, C वाला रास्ता आपका थर्ड है। फॉर पाथ 1 L1 बोलते हैं इसको, डिस्टेंस को, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्व A से E से B। ठीक है, ये L1 हो जाएगा डिस्टेंस इस पाथ का। सिमिलरली फॉर पाथ 2 सेकेंड वाला पाथ जो है उसके लिए L2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा L2? लेंथ ऑफ कर्व A से D से B। अब हमारा तीसरा आता है, तीसरा पाथ क्या है हमारा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, L3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्व। यहाँ पर कर्व लिख रहा हूँ पर एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ACB। L3 भी आपका क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यही डिस्प्लेसमेंट का भी रास्ता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। ठीक है, तो आप देखो L1 तो L1 ग्रेटर देन L3 आ रहा है और L2 भी ग्रेटर देन L3 आ रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस जो है, और L3 किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू आता है डिस्प्लेसमेंट के, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है, तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा या उससे बराबर आएगा। तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा उस केस में डिस्टेंस आपका बराबर आ जाएगा, बाकी हर केस में डिस्टेंस आपका बड़ा आएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A और B के बीच में क्या होगी? यहाँ पर हम L3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB। ठीक, अब डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ ट्रेवल्ड, ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि जिस रास्ते जा रहे हैं उस लेंथ की कर्व को ही हम डिस्टेंस बोल देते हैं। यहाँ तक था डिस्टेंस की कहानी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंतर को समझने के लिए। ये कुछ आपको एक सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है। ठीक है, तो इनिशियली पार्टिकल A पे है, दिस इज योर A। इसके बाद इसी सर्कल का ये चक्कर काटता है, A से स्टार्ट करते हुए ये आधा चक्कर काट के B पे पहुंचता है, और फिर B से फर्दर आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं, फिर उसी पॉइंट पे आ जाता है। उस फाइनल पोजीशन को हम C बोल रहे हैं। C और A एक ही जगह पर है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट आपका A है, फाइनल पोजीशन आपकी C है, और बीच का पॉइंट B है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें सेंटर को ओरिजिन मान लो, इसी एक्सिस को x एक्सिस मान लो, और इससे वर्टिकल को y मान लो। ठीक है, रेडियस आपका गिवन है 1 यूनिट। ऑलराइट, रेडियस आपका 1 यूनिट दिया हुआ है।
तो चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में निकाल के देखते हैं। जब आपका इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन सी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर क्या होता है हमारा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। बट क्योंकि ए और सी एक ही जगह पर हैं तो ये हो जाएगा r2 भी r1 वेक्टर के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, सिंस r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। तो ए से चल के बी होते हुए सी पर पहुंचा तो पूरा सरकमफ्रेंस चल गया, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 2 पाई यूनिट्स की डिस्टेंस आ गई। अब सपोज करो ये फर्स्ट केस मान लो, सेकेंड केस में आपको बोलता है कि फाइनल पोजीशन बी है, फाइनल पोजीशन इज बी। इस केस में सबसे पहले आप r1 वेक्टर लिखोगे, इनिशियल पोजीशन आपको अभी भी ए ही दिया है, इनिशियल पोजीशन ए दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर r1 को लिखो आप। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, अगर तो ये x एक्सिस है तो x एक्सिस में रेडियस के बराबर पीछे है, तो माइनस r टाइम्स आई कैप, ठीक है, इज इक्वल टू -1 आई कैप हो जाएगा। अच्छा, r2 वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन है बी तक जाना है आपको, आप रेडियस के बराबर प्लस x में जा रहे हो, तो प्लस r टाइम्स आई कैप कितना हो जाएगा, +1 आई कैप। ठीक है, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा r इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू 1i माइनस 1i माइनस -1i इज इक्वल टू 2i, राइट, 2i। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 2 यूनिट्स। डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस आप समझ सकते हैं ए से जा रहा है बी तो हाफ ऑफ सेमी सर्किल आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा पाई इंटू आर इज इक्वल टू पाई बरा इंटू 1, तो 3.14 यूनिट्स आ गया। आप देख सकते हैं डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा आया है। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आता है एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं होता बल्कि जो डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया है कितने टाइम में कवर किया है, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं वी एवरेज से, इसको हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस फिगर में आप देखिए एक्स और वाई फर्दर आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, फिर से एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाई वर्टिकल एक्सिस। फिर से वही सीन है कि पार्टिकल पहले आपका ए पे था जिसकी पोजीशन वेक्टर r1 से शो कर रहे थे, मूव करके बी पे चला जाता है जिसकी पोजीशन वेक्टर हम r2 से शो कर रहे हैं, तो ए भी आपका r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हो जाता है। तो ये जो मोशन परफॉर्म किया उसने ए से बी तक, उसमें उसको डेल्टा टी टाइम लग रहा है जो मैं यहाँ ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने वी एवरेज कैसे डिफाइन किया है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा आर कैप अपॉन डेल्टा टी। इस केस में क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया मेरा वी एवरेज। ठीक है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई और कितना समय लगा डिवाइड कर दिया, वो मेरा वी एवरेज आ गया। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि वी एवरेज एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये वाला एक स्केलर है टाइम और ये एक वेक्टर है। तो वी एवरेज की भी डायरेक्शन, वी एवरेज डायरेक्शन इज सेम एज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन।
दैट इज अलोंग A to B। ठीक है, इस केस में ओके। तो यही मैंने लिखा है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली बात, वेलोसिटी है तो एक वेक्टर होगा। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी, और उसको बोला जाता है अलोंग कॉर्ड। अलोंग कॉर्ड क्यों मैंने बोला है वो चीज़ समझते हैं। तो यहाँ इस केस में कुछ यूं बना था अरेंजमेंट, ये एक कर्व है राइट। इनिशियली पार्टिकल ए पे था, फिर बी पे चला गया। तो इस कर्व को जब आप ए को फाइनल पोजीशन से मिलाओगे तो ये एक कॉर्ड बन जाएगा इसका। थोड़ा सा फिगर गलत बन गया, इसको इग्नोर करिए। ठीक है, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट बन रहा है दिस इज कॉर्ड। ठीक है, इसको कॉर्ड बोला जाता है, और यही कॉर्ड आपका डायरेक्शन शो करेगा किसकी, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की या डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो जैसा कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं कर रहा था किस पाथ से आप गए, बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा था, उसी तरह वी एवरेज वेलोसिटी भी इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ट्रेवल, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ट्रेवल, बट ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है, एंड किस पे, टाइम टेकन पे, कितना समय लग रहा है और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। बस यही दो चीज चाहिए हमको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तो अगर एवरेज वेलोसिटी ये है तो सिमिलरली आपको एवरेज स्पीड निकालना भी समझ में आना चाहिए। बस डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, हटा के डिस्टेंस कर देना है। तो जब पार्टिकल पहले ए पे था, बी पे पहुंच गया, इनिशियली पोजीशन वेक्टर r1 था, फाइनली पोजीशन वेक्टर r2 हो गया। लेकिन अब वो क्योंकि कर्व के अलॉन्ग जा रहा था तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर की डेल्टा एल की। तो एवरेज स्पीड डिफाइन करने का तरीका होता है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब टाइम हम लोग पहले भी बताया कि हम लोग ग्रीन कलर से शो कर रहे थे। ठीक है, डेल्टा टी से शो कर रहे थे हम लोग। ठीक है, डेल्टा टी टाइम लग रहा था ए से बी पहुंचने में। अब यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने एल से शो किया हुआ है, डेल्टा एल से ए से बी तक जाने का। ब्लैक कलर में डेल्टा एल है, ये इसका पाथ है एक्चुअली, इस पाथ की लेंथ। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं एस से, ये एस एवरेज लिख लीजिए आप। ठीक है, एस फॉर स्पीड, ये होता है आपका डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, दूसरी बात ये तो हो गई स्पीड निकालना। आपको पता है डेल्टा एल जो डिस्टेंस होता है दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डेल्टा एल आपका ग्रेटर देन इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर आता है। तो अगर एस एवरेज निकालो आप, एस एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि ये स्केलर है तो अब मैं मॉड पूरा बाहर ले सकता हूँ। क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि ये एक स्केलर है। ठीक है, तो मॉड ऑफ स्केलर भी वही होता है, और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी एवरेज। ठीक है, यही तो था वी एवरेज, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी। तो एस एवरेज आपका एक अच्छा सा रिलेशन बन जाता है कि एवरेज स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। इसको इंट्यूटिवली भी आपको समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला तो ठीक है कि आप देखो ए से बी तक आप पहुंच रहे हो, डेल्टा टी टाइम लग रहा है। जब आप इस पाथ के थ्रू जा रहे हो तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, डेल्टा एल राइट, टाइम उतना ही डेल्टा टी है।
और दूसरा केस है डिस्प्लेसमेंट वाला, जब आप डायरेक्ट चले जा रहे हो, अगेन टाइम उतना ही लग रहा है। तो जब आप थोड़े डिस्टेंस उतना ही टाइम में कवर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड होगी कम, और जब आप ज़्यादा डिस्टेंस कर रहे हो उतने ही टाइम में तो आपकी स्पीड होगी ज़्यादा। इसीलिए एस एवरेज हमेशा ज़्यादा आता है वी एवरेज के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि आपको उसी टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, तो ऑब्वियसली आपको स्पीड जो है ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो तीन पॉइंट्स आते हैं। पहला तो एक स्पीड एक स्केलर है, दूसरा ये डिपेंड करता है किस पाथ से हम लोग जा रहे हैं। अगर आपको यहीं कोई दूसरा पाथ दे दे, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, तो S1 आपका ये है, S2 आपका ये है, A और B है। तो रिलेशन कैसे बताओ, क्योंकि ये पाथ बड़ा है और डेल्टा टी सेम मान लो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ग्रीन से हम लोग डेल्टा टी शो कर रहे हैं, मानो इसके बीच में डेल्टा टी टाइम लगता है, ठीक है। तो S1 S2 में बताना है आपको कौन सा बड़ा है। बहुत ऑब्वियस है, S1 वाला लेंथ ज़्यादा है, इस वाले पाथ का लेंथ, फर्स्ट पाथ का लेंथ ज़्यादा है, तो लिखो आप लेंथ ऑफ पाथ 1 L1 इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ पाथ L2, ठीक है। तो L1 अगर ग्रेटर देन L2 है तो L1 अपॉन डेल्टा टी इज ग्रेटर देन L2 अपॉन डेल्टा टी, इसका मतलब S1 इज ग्रेटर देन S2, ठीक है। तो ये जिस पाथ से ट्रेवल कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तीसरी चीज़, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉट लेंथ बल्कि वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब पाथ ट्रेवल्ड वाला डिस्प्लेसमेंट वाला ही पाथ होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लॉक का क्वेश्चन। देखो ये घड़ी है आपकी, जिसमें 12 ओ क्लॉक की पोजीशन ये कुछ दिख रहा है, और फाइनल इनिशियल पोजीशन है ये पार्टिकल की, और फाइनल पोजीशन जो है 3 ओ क्लॉक है, ठीक है। तो यूं कुछ आया पार्टिकल और 3 ओ क्लॉक पे आके बैठ गया फाइनली, तो 3 ओ क्लॉक आपका फाइनल पोजीशन हो गया। अगेन इसमें भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो ऐसा, इसको ओरिजिन मान लो, इसी के अलॉन्ग एक्स ले लो, ये मैं एक्स दिखा रहा हूँ, और वर्टिकल में वाई ले लिया, कुछ इस तरह शो हो रहा है, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन ट्वेल्व ओ क्लॉक, तो R1 पोजीशन वेक्टर अगर मुझे लिखना हो, अच्छा रेडियस आपका 1 यूनिट दिया हुआ है, रेडियस आपका 1 यूनिट दिया हुआ है। R1 पोजीशन वेक्टर आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, सिंपली रेडियस टाइम्स जे कैप, रेडियस कितना है 1 जे कैप। फाइनल पोजीशन आपकी हो जाएगी, फाइनल पोजीशन क्या होगा 3 ओ क्लॉक की, तो R2 क्या हो जाएगा अपना 1 आई कैप, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालने को कहा जाए, वो कैसे निकालोगे, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्या हो जाएगा ये 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप, दिस विल बी योर आंसर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, वो तो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल होगी, तो 12 बजे से 3 बजे तक जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो 1/4 है पूरे सरकमफ्रेंस का, तो 1/4 ऑफ 2 पाई आर, तो 1/π/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.57 यूनिट्स आएगा, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, निकाल के देख लेते हैं, √2 आएगा, ठीक है। वो कितना होगा 1.414, अगेन ये कम आ रहा है, देखो डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, ठीक है। अच्छा सपोज करिए
ये ए पार्ट मान लो। बी पार्ट में आपको बोला फाइनल पोजीशन इज 3 o'clock ना होकर के अब 2 o'clock है, 2 o'clock। तो पहले तो 2 o'clock पे पोजीशन वेक्टर आपको लिखने आना चाहिए। ये मेरा कुछ x है, ये मेरा y है, और ये मेरा 2 बजे का पोजीशन है। थीटा कितना होगा? थीटा विल बी 30 डिग्री, ठीक है। और ये 1 यूनिट आर दिया हुआ है। सॉरी, इसको कैपिटल आर से ही शो करते हैं क्योंकि आर से हम लोग पोजीशन वेक्टर शो करते हैं। आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो R2 वेक्टर अगर आपको लिखना है, वेक्टर के लेक्चर से याद करिए, हाउ डू वी राइट? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन ऑफ थीटा जे कैप। कितना हो जाएगा ये? कॉस ऑफ 30, 1 इंटू कॉस ऑफ 30 आई कैप प्लस 1 इंटू साइन ऑफ 30 जे कैप, and this becomes √3/2 I cap प्लस 1/2 J cap। तो ये तो हो गया R2 वेक्टर। अगेन आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालोगे? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कितना हो जाएगा? √3/2 I cap प्लस 1/2 J cap माइनस R1 वेक्टर आपका वही है, माइनस 1 J cap आएगा। तो ये हो जाएगा √3/2 I cap माइनस 1/2 J cap, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट √3 प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक करना क्या मैंने किया है। √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, 1/4 3/4 4/4, तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस जरा निकालो कितना होगा? डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये वाली। तो पाई थीटा होगा, ये वाला एंगल कितना होगा जरा बताओ? ये एंगल होगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होगा π/3 रेडियन, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा r थीटा, r कितना है 1, थीटा कितना है π/3, ओके। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका π/3, ठीक है। मैं गलती नहीं कर रहा हूँ ना, r थीटा होगा, जैसे 60 डिग्री, 60 डिग्री मीन्स π/3, तो π/3 कितना होता है? 3.14/3, तो ये 1 से कुछ ज़्यादा ही आएगा, 1.05 के लगभग में आएगा, जो कि आपका 1 से बड़ा है। तो डिस्टेंस आपका अगेन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझते हैं। तो कहा हमने कि एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन की थी? वी एवरेज को डिफाइन किया था डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी से। तो क्या होता है जब डेल्टा टी आपका बहुत छोटा हो जाता है, इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाता है, तब वी एवरेज आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन का नोटेशन है वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वी एवरेज। जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो वी एवरेज को ही हम
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देते हैं। और ये बन जाता है इसका फॉर्मूला dr/dt। ठीक है, कहने का मतलब कि सपोज करिए आपका इनिशियल पार्टिकल ए पे था, फाइनली एफ पे चला गया, तो टोटल डेल्टा आर तो आपका ये कुछ बनेगा, ये जो एरो से मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके दिस इज योर डेल्टा आर, ठीक है, एरो अलग लग जाएगा इसमें। लेकिन अगर तो डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, सपोज करो कि ग्रीन से शो नहीं करते हैं इसे, कुछ और रेड में ही बनाते हैं। इनिशियली सपोज करिए ए है और फाइनली भी आपका यहीं पे आ गया, ये छोटी डिस्टेंस मानो आपको, बी आपका यहाँ पे आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा टी में कवर होगी, डेल्टा टी, और ये हो जाएगा डी आर, डेल्टा टी हो जाएगा आपका डी टी के बराबर, और ये डिस्टेंस हो जाएगी डी आर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी आर वेक्टर। तो तब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करते हैं डी आर बाई डी टी। इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसके अलोंग, तो ये इस पर टेंजेंट होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, इसके जस्ट बगल में है, तो इसको एक टेंजेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस पॉइंट पे भी आप निकालोगे उस पर एक छोटा सा कट लगाओगे और वो अप्रॉक्सीमेटली उसके टेंजेंट के बराबर आ जाएगा, इस पॉइंट पे यहाँ, इस पॉइंट पे यहाँ, इस पॉइंट पे यहाँ। तो ये पॉइंट पॉइंट पे चेंज होती जा रही है, राइट। ये फाइनल और इनिशियल के डिपेंड नहीं कर रहा कि ए और बी के बीच का, बल्कि हर पॉइंट पे चेंज होती जा रही है। ए और एफ के बीच में डिफाइन नहीं होगी, ये हर पॉइंट पे इंडिविजुअली डिफाइन होगी। अच्छा, हर पॉइंट पे इंडिविजुअली डिफाइन करने का ये मतलब है कि वेलोसिटी के लिए तो आपको हमेशा दूसरा पॉइंट चाहिए, राइट, तभी तो आप डेल्टा आर निकालोगे या डी आर निकालोगे। तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब कहते हो किसी पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने दूसरा पॉइंट वहीं पे मान लिया, जस्ट बगल में, ताकि डी टी आपका टेंड्स टू जीरो हो जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी फॉर एन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम डी टी, ठीक है, इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट टाइम। मतलब कि जब एवरेज वेलोसिटी में डेल्टा टी जो है बहुत छोटा हो जाता है, तो हम उसको डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट उतने टाइम में होती है उसको डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी एवरेज वेलोसिटी को बहुत छोटे इंटरवल के लिए हम डी आर बाई डी टी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से बोलते हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर एन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम डी टी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऑल्सो डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर। क्यों, क्योंकि हम इसको डी आर बाई डी टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर यही तो हुआ, ठीक है। फॉर वेलोसिटी वी नीड 2 पॉइंट्स, so for defining instantaneous velocity, that is velocity at a point, ठीक है, वेलोसिटी एट अ पॉइंट का क्या मतलब है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि दूसरा पॉइंट बगल में है, वी एज्यूम दी अदर पॉइंट इज इनफाइनाइटली क्लोज, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमने अभी देखा, क्योंकि इस केस में जो कॉर्ड हम बता रहे थे, कॉर्ड के अलोंग हमने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कॉर्ड के अलोंग होती थी। तो इस कॉर्ड में, इस केस में कॉर्ड इतना छोटा होगा कि उसको हम टेंजेंट ही समझ लेंगे वहाँ पे। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द कर्व। तो जिस पॉइंट पे भी आप डिफाइन करेंगे उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वही टेंजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। एट एनी पॉइंट the direction of instantaneous velocity is defined by direction of tangent, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज नॉट माई, दिस इज मे और मे नॉट बी सेम एज दैट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिफाइन थी, जो इस कॉर्ड से डिफाइन हो रही थी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पॉइंट पे टेंजेंट के लॉन्ग आ रही थी, तो डायरेक्शन तो कहीं से सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मे और मे नॉट बी सेम एज एवरेज वेलोसिटी।
मैग्नीट्यूड क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए ये वाली डिस्टेंस ली थी आपने डेल्टा आर, फिर उसको डेल्टा टी से डिनोट किया था, और इंस्टेंटेनियस के लिए तो आपने बहुत छोटा सा डी आर लिया यहाँ पे, तो उसके बराबर नहीं होगा। इन केस आ भी सकता है, तो इन जनरल आप लिखेंगे, पहले यहाँ लिखो डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज इज नॉट इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वी इंस्टेंटेनियस, एक कॉर्ड के लॉन्ग एक टेंजेंट के लॉन्ग। यहाँ पर आप लिखोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी एवरेज इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंस्टेंटेनियस। तो इन जनरल आप लिख सकते हो कि वी इंस्टेंटेनियस इज नॉट इक्वल टू वी एवरेज। ठीक है, ना डायरेक्शन सेम होगी ना मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर किसी किसी केस में आ भी सकता है, तो वो कोइंसिडेंस होगा, वो कोई इसका रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, इन जनरल बराबर नहीं होते दोनों। अब जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटे टाइम के लिए लिया, इसी तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करने के लिए हम डिस्टेंस बहुत छोटे टाइम के लिए डिफाइन करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एस इंस्टेंटेनियस से रिप्रेजेंट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और एस एवरेज। एस एवरेज एक बहुत छोटे टाइम के लिए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। तो इस फिगर में देखिए इनिशियली पार्टिकल ए पे था, फिर एफ पे पहुंच गया, तो इस कर्व की जो लेंथ होगी दैट इज डेल्टा एल, और इसी को कवर करने के लिए जो टाइम लगता था अपना दैट इज डेल्टा टी। ठीक है, सो एस इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। ठीक है, when the time interval is very small, जबकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, then the chord length and arc length are almost same। अच्छा, ठीक है, इसको हम आगे समझते हैं। हमने लिखा कि एस इंस्टेनियस क्या होता है, डी एल बाई डी टी। तो ये कह रहे हैं कि जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, कि जब हम यहाँ से यहीं गए, तो इस केस में ये लेंथ ऑफ कर्व क्या होगा, सपोज करिए 0.1 है और 0.2 है, 0.1 and 2 आर वेरी क्लोज। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ कर्व होगा वो कितना होगा, डी एल, लेंथ ऑफ कर्व बिटवीन 1 and 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू डी एल। ठीक है, अच्छा, 1 और 2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 and 2 इज इक्वल टू डी आर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, इसके बीच में कॉर्ड ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, कुछ वो भी डी आर से। ठीक है, तो क्योंकि 1 और 2 बहुत पास में है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि डी एल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी एल, मतलब डी आर जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो डी आर के डी एल के बहुत बराबर ही, लगभग बराबर होगा, क्योंकि 1 और 2 बहुत क्लोज में है। तो इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो एस इंस्टेंटेनियस, इसकी फॉर्मूला डी एल बाई डी टी को आप लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी, और आप जानते हैं कि जब ये नीचे वाला स्केलर है
तो आप मॉड को पूरा खींच सकते हैं, ठीक है। सो एस इंस्टेंटेनियस बन जाता है, कहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, एस इंस्टेंटेनियस बन जाता है आपका डी आर बाई डी टी, जो कि हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बन रहा है कि एस इंस्टेंटेनियस होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंस्टेंटेनियस। क्यों आ रहा है आप समझ रहे हो, राइट, कि छोटे टाइम के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है और जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाएगा। व्हेन द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन द कॉर्ड लेंथ क्या था, डिस्प्लेसमेंट, एंड आर्क लेंथ क्या था, डिस्टेंस, आर ऑलमोस्ट सेम। तो एस इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस, ओके। हमने कहा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं डी वी बाई डी टी। ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जनरली आपके कोर्स में कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला होगा, तो उसमें हम कहेंगे ए आपका मोस्टली कांस्टेंट रहेगा, राइट। बहुत कम ऐसे केसेस आएंगे जब ए भी वेरिएबल होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले केस के लिए ए को आप डिफाइन कर सकते हैं v2 माइनस v1, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और अदर केस के लिए जनरल डेफिनेशन यही है कि ए हमेशा डी वी बाई डी टी से डिफाइन होता है। तो किसी भी मोमेंट पे आपको डिफाइन करना है तो वहां पर आप डी वी बाई डी टी निकालेंगे, ओके। डी वी बाई डी टी आपको पता होगा, राइट, वी और टी के बीच का जो कर्व बनता है तो उसका स्लोप हो जाएगा एक्सेलरेशन, दिस इज वी, दिस इज टी। तो इनके बीच का जो स्लोप होगा किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पर ये स्लोप आएगा, यहाँ पर ये आएगा, तो tan थीटा आता है, राइट। तो स्लोप ए होता है आपका स्लोप ऑफ कर्व वी टी। इसके बारे में हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्दर, ठीक है। थैंक यू।